मैं संजीव मिश्रा आज कक्षा 11 के लिए केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन लेके आया हूँ। परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने के पहले सबसे पहले जानना होगा एटम क्या चीज होता है। किसी भी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। नॉर्मली सभी लोग बताते हैं कि परमाणु किसी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन जो आपके उत्कृष्ट गैसें होती हैं, ये एक्सेप्शन में है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। इसका रीजन क्या है? नॉर्मली आपको बता दिया जाता है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन आपके जो उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबेल गैसें हैं, ये भी परमाणु हैं लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। रीजन क्या है कि ये स्टेबल होती हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जिनके वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया हो। जैसे सबसे पहले हम हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसके क्या कहते हैं, सेल में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका नियान है 2 8, इसके आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। ए क्या कहते हैं, स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके संयोगी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। ए 8 इलेक्ट्रॉन होने का तात्पर्य ए अक्रिय है, ये क्रिया नहीं करेगा, इसलिए स्वतंत्र रहेगा। लेकिन जब अन्य हम क्या कहते हैं, परमाणुओं को लेते हैं, जैसे आपने ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके क्या कहते हैं, बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात इसे स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अर्थात ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है इस पे क्या कहते हैं, 3 चार्ज हो जाएगा। परमाणु जो एटम होता है ये मॉलिक्यूल्स को निर्माण करता है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मैटर बनाता है। सपोज दैट जैसे नाइट्रोजन, ये हमारा क्या कहते हैं, एटम। ये हमारा एटम है। अब इसको जब हम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बीच, इनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, साझेदारी होगा, अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनता है आपको मैं बताता हूं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या कहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉनों के मध्य सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। ये आपका बन गया N2। N2 आपका मॉलिक्यूल है। और हमारा क्या कहते हैं, नाइट्रोजन जो है ये हमारा एटम है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इस तरह से। इसके बीच में आपका नाभिक होगा, यहां पर क्या कहते हैं 2 सेल होंगी। पहले सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपका एटम है, ये आपका मॉलिक्यूल्स है। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करता है तो अमोनिया का निर्माण करता है।
यहाँ पर क्या कहते हैं हाइड्रोजन की जो वैलेंसी क्रिएट करेंगे, तो हाइड्रोजन आपका 6 हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर रिलेक्टेंट में हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। एक्चुअली में नाइट्रोजन हमारा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस मतलब अक्रियता मतलब ये निष्क्रियता का बोधक होता है, अर्थात ये नॉर्मल वे में अभिक्रिया नहीं करता है। इसके लिए यहाँ पर क्या कहते हैं हाइबर विथ के माध्यम से यहाँ पर हम एक कैटालिस्ट लेंगे जिसे हम एफी कहते हैं। एफी जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिटिव एलिमेंट होते हैं, उनमें क्या कहते हैं कैटालिस्ट का कैरेक्टर पाया जाता है। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे कैटालिस्ट एफी के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या कहते हैं अमोनिया बनता है। यहाँ पर जो एरो है, एरो बता रही है कि गैस है और एक ऊपर की हो जाएगा। यहां पर क्या कहते हैं कभी कभी क्या होता है हमारा उत्प्रेरक वर्क नहीं कर पाता, उसके लिए हम क्या प्रोमोटर का यूज करते हैं। यहां पर जो प्रोमोटर हम लेंगे, वर्धक लेंगे, वो यमो होगा जिसे मोडिबिनम कहते हैं। मोडिबिनम का वर्क क्या होता है, एक कैटालिस्ट के सक्रियता एक्टिवेशन को बढ़ाता है, एक्टिवेटेड एनर्जी को इंक्रीज करता है, जिससे क्या कहते हैं प्रभावी अणुओं की टक्करों में बढ़ोतरी होती है, जिससे क्या कहते हैं अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। तो यहां पर जो यमो यूज किया गया है, मोडिबिनम यूज किया गया है, वो एफी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने के लिए गया है। यहां पर ये हमारा आपका मैटर है, हमारा जो एटम है और मैटर, हाँ मैटर, और जब एनर्जी इंक्लूड होता है तो उससे इनवर्स बनता है, अर्थात ब्रह्मांड बन जाता है। ब्रह्मांड क्या है, समस्त क्या कहते हैं आपका भूमंडल और हमारे जितने भी नक्षत्र ग्रह सूर्य हैं, सब आपके ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। यहां पर हम बात करने चल रहे हैं एटम पार्टिकुलर, जैसे आप बात सबसे हल्का एटम है वो आपका हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसके 3 ए आप इसके समस्थानिक होते हैं 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यहां पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन यहां पर आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन किसी भी एटम के फॉर्मेशन में 3 मौलिक कण की भूमिका होती है, जिसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। यहां पर आप लगे प्रोटियम में आपको लग रहा है कि यहां पर प्रोटॉन तो है, इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि एक सूत्र होता है Z बराबर P बराबर E। जो आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतना ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और जो आपको लिखा गया एटॉमिक वेट लिखा गया वो एक ही लिखा गया है। जब एक में से एक को हम निकाल देंगे तो शून्य आएगा, इसका मतलब ये नहीं इसमें न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है एक्चुअली में जिसका वेट होता है 0.008 होता है। तो यहां पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या की पूर्णांक संख्या ना होकर के वो 0.008, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम डोनेट नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू हम फार्मूले यूज करेंगे, यहां पर सूत्र होता है A=Z+P। अगर हम क्या कहते हैं ट्राइटियम को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर A का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, Z का मान 1 है, और N हमें कैलकुलेट करना है, N = 3 - 1 = 2। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो ट्राइटियम है ये आपका समस्थानिक तो ही है, साथ साथ में रेडियोएक्टिव तत्व भी है। नॉर्मली जो लोग बताते हैं कि रेडियोएक्टिव तत्वों के लिए कम से कम उनके एटॉमिक नंबर 81+ होने चाहिए, लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम भी रेडियोएक्टिव तत्व है, क्योंकि इसके जो नाभिक स्ट्रक्चर में न्यूट्रॉन और क्या कहते हैं प्रोटॉन का जो अनुपात है वो 2:1 है, अर्थात जब 1.5 गुना क्या कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से होती है तो उसमें रेडियोएक्टिवता का गुण आ जाता है। इस तरह से क्या कहते हैं हमारा
परमाणु की रचना में क्या कहते हैं, 3 मौलिक कण भाग लेते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज हमारे रदरफोर्ड ने किया था और इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज 1919 में किया गया जो कि रदरफोर्ड के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। एटॉमिक वेट की बात करते हैं, इसका एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो यहां पर जो प्रोटॉन होता है इसका भार जब केजी में लेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है 9.8 इंटू 10⁻31 होता है। प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। न्यूट्रॉन का जो वेट होता है 1.674 इंटू 10⁻27 केजी होता है। किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं और परमाणु में मौलिक कण के अलावा भी आपके अस्थायी कण होते हैं, नॉन परमानेंट पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन। आपके अस्थायी कण में पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो मेसान, ये आपके 4 अस्थायी कण हैं। और अस्थायी कण में जैसा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो एटम के नाभिक में रहता है। बाकी आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं वो मोशन करते हुए होते हैं। उसके लिए बोरबरी ने योजना प्रस्तुत किया। उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होना चाहिए उनके हिसाब से करते हैं। जब सबसेल की बात करते हैं तो आप बाउ साहब का नियम है, उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या कहते हैं उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का भी उपयोग किया। क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, सेकंड आपका एजीमेथियल क्वांटम नंबर जिसे आप दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, थर्ड आपका जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, अब लास्ट जो आपका होता है स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इस तरह से क्या कहते हैं एक क्वांटम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन की स्थितियों आदि के बारे में जानकारी देते हैं। और यहां पर क्या कहते हैं अगर स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम आपको बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो परमाणु हमारा विद्युत उदासीन कण होता है। विद्युत उदासीन कण क्यों होता है भाई? क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के पूरा परमाणु हमारा विद्युत उदासीन हो जाता है। परमाणु क्या कहते हैं गोलाकार होता है। इसके संदर्भ में सबसे पहले जे.जे. थॉमसन ने अपने संरचना का प्रस्तुतिकरण दिया और इन्होंने बताया कि हमारा जो परमाणु होता है एज लाइक तरबूज मॉडल के रूप में प्रस्तुतिकरण बताया। और इन्होंने कहा कि परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो इसे बिखरे हुए होते हैं और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होता है परमाणु के अंदर एक निश्चित वे में ना होकर के एक तरबूज की भांति होता है। यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं वो तरबूज के बिखरे हुए रेड पार्ट में फैले होते हैं, लेकिन इनकी जो संरचना रही किसी भी तरीके से सही नहीं निकली। इसलिए क्या कहते हैं रदरफोर्ड ने आधुनिक परमाणु मॉडल में अपने विचार को प्रस्तुत किया। इन्होंने नाभिकीय परमाणु मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया। इन्होंने
परमाणु मॉडल में बतलाया कि परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक में क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके बाहर जो ऋण आवेशित क्षेत्र होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। इस तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर बतलाया। ए आपका नाभिक होता है, ए आपका ALMN एक कोष होते हैं, और किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक निश्चित बोरबरी योजना के तहत होते हैं। जैसे हम फास्फोरस की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 285। अब यहाँ पर इसको भरा जाएगा तो पहले सेल में आपको कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 8, और उसके लास्ट सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से इन्होंने बतलाया कि परमाणु जो होता है उसमें नाभिक होना अनिवार्य है। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी किया। तो इन्होंने देखा कि परमाणु के अगल बगल जो भी किरणें पड़ती हैं अल्फा किरण आपका हीलियम जो होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो धनावेशित नाभिक हीलियम का अल्फा कण कहलाता है। जब अल्फा कणों की इन्होंने बमबारी किया तो इन्होंने देखा कि अल्फा किरण के जो भाग क्या कहते हैं परमाणु के किनारों पड़ते हैं वो अपने पथ से प्रकीर्णित होकर के अगल बगल निकल जाती हैं, लेकिन अल्फा कण के जो भाग नाभिक के बिल्कुल मध्य में पड़ते हैं वो पुनः अपने मार्ग में वापस आ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है जो धनावेशित होता है, इसीलिए अल्फा कण को ये बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। आज आप लोगों को परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में इतनी जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको हम नेक्स्ट टाइम में अवगत कराएंगे।